हेलो दोस्तों, मैं संजय सिंह, सब एग्जाम चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने फॉरेस्ट गार्ड जो बनारक्षी बिहार में जो एग्जाम होने वाला है 2020 में, उसको लेकर उपस्थित हुए हैं। 2020 हो या 2021 हो जाएगा, एग्जाम का जो वैकेंसी आ चुकी है और सिलेबस भी आप लोग देख चुके होंगे। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे, विचार विमर्श होगा कि एग्जाम की तैयारी कैसी हो, उसका सिलेबस कैसा है और फिर हम किस प्रकार से आपको जीएस का क्लास आगे लेंगे, कौन कौन सा टॉपिक हमारा रेगुलर चलता रहेगा, उस पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श हम आप लोगों के सामने करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले जो फॉरेस्ट गार्ड वनरक्षी है उसके जो सिलेबस है, उसके बारे में पाठ्यक्रम जो है उसके बारे में हम देख लें कि उसका जो पाठ्यक्रम है वो 4 भागों में बांटा गया है। सिलेबस में जो जिस पे एग्जाम होगा वो 4 भागों में वो डिवाइड कर दिया गया है, बांट दिया गया है। तो इसमें खंड 1, खंड 2, खंड 3 करके है और खंड 4 है। खंड 1 है, खंड 2 है, खंड 3 है और खंड आपका 4। अब देखिए, खंड 1 में जो आपका प्रश्न जो पूछेगा वो आपका जो प्रश्नों की संख्या 30 रहेगी और ये जो प्रश्न है हर एक प्रश्न 4 नंबर का होगा। तो यहां से 120 नंबर आपके आएंगे, ये जीएस के होंगे। अब इसके अंदर क्या क्या होगा उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले खंड वाइज देख लेते हैं। खंड 2 जो है वो आपका 25 प्रश्न होगा। ये भी आपका हर एक प्रश्न 4 नंबर का होगा, तो 25 होगा 100। तो यहां से आपका ये जो सेक्शन आ रहा है वो मैथ का आ रहा है, मैथ का एग्जाम होगा आपका। फिर जो खंड तीसरा जो है ये आपका, ये भी आपका 25 का होगा और ये भी आपका कितना नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा। ये भी जीएस का ही पार्ट आता है, लेकिन इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, साइंस लिखेंगे। जीएस का पार्ट आएगा लेकिन ये साइंस का होगा। और फिर खंड 4 जो आप देख रहे हैं इसमें आपका 20 प्रश्न खंड 4 में आपके होंगे। और ये आपका आप देखेंगे इसको कि 80 नंबर का यहां से आ रहा है आपका, और ये आपका जो होगा वो हिंदी का होगा। इस प्रकार टोटल जो एग्जाम है 120, 100, फिर 100 और फिर यहां पर 80, ये टोटल एग्जाम जो होगा आपका 400 नंबर का होगा। ठीक है, और ये 400 नंबर में आपको कम से कम 85% से 90% तक आपको लाना है। जिस प्रकार से यहाँ तैयारी होगी, एकदम इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का एक्सरसाइज आपको करवाया जाएगा। उसका फिर समय समय पर टेस्ट लिया जाएगा और जो हम नोट्स उपलब्ध करवाएंगे, मुख्य रूप से मैं आपका 2 क्लास लूंगा। वो आप एक देखेंगे, ये जो जीएस का पार्ट हो गया वो हो गया पहला, और दूसरा जो क्लास होगा वो हमारा वो होगा आपका ये जीएस का साइंस का जो पार्ट हो गया ये। अब देखिए, ये जो दोनों खंड 1 और खंड 3 है, इसमें जो जीएस के विषय वस्तु जो बताए गए हैं उस पर हम लोग जरा चर्चा कर लेते हैं कि वह विषय वस्तु क्या है। देखिए, वो विषय वस्तु क्या है। जैसे मान लीजिए खंड 1 है, तो खंड 1 में आपका जो प्रश्न है वो 30 प्रश्न है। तो 30 प्रश्न है तो इन प्रश्नों को भी 5 भागों में डिवाइड आपको कर दिया गया है कि नहीं। तो जो पहला होगा वो करंट अफेयर्स से संबंधित होगा, आपका करंट अफेयर्स से संबंधित होगा। जितना भी करंट के जो विषय वस्तु है वो सब हम लोग पढ़ेंगे, राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा जो इसका पार्ट होगा खंड 1 का, ये तो पहला पार्ट हो गया। इसका जो दूसरा पार्ट होगा उसमें आपका देखेंगे इंडियन हिस्ट्री के बारे में चर्चा किया गया है।
इंडियन हिस्ट्री के बारे में आपका चर्चा हो रहा है। इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास, संस्कृति, है ना, इसमें आप संस्कृति को भी ऐड कर सकते हैं। भारतीय इतिहास और संस्कृति, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। और भारतीय इतिहास के अंतर्गत तो आप लोग जानते हैं कि आधुनिक भारत है, मध्यकालीन भारत है और प्राचीन भारत, इन तीनों भारतों का हम लोग को अध्ययन करना है, विस्तृत रूप से अध्ययन करना है और ज्यादा गहराई में भी नहीं जाना है। इतना जाना है कि इस सेक्शन से आपका 6 प्रश्न पूछने की संभावना है, ऊपर वाले सेक्शन से आपका 6 प्रश्न पूछने की संभावना, तो वहां से हमारा 6 प्रश्न जो है वो पकड़ा जाए हर हालत में। एकदम मोटा मोटी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जिससे कि हमारा प्रश्न एक भी आंसर उसका छूटे नहीं, सबका सब आंसर हम कर लें। इस तरह से हम लोग अध्ययन करेंगे। विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि अध्ययन बहुत अच्छा होगा हम लोगों का। पहला हो गया। दूसरा, आप इंडियन हिस्ट्री को लेते हैं। तीसरा जो टॉपिक है वो इसमें पॉलिटी का टॉपिक आ जाता है। पॉलिटी का टॉपिक आ जाता है। पॉलिटी है, इसमें सबसे ज्यादा जो पॉलिटी पर जो फोकस करना है वो सबसे ज्यादा पंचायत पर फोकस करना है। और ये 110% याद रखिए कि जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन क्वेश्चन पेपर आप जब देखेंगे उसमें पंचायत का प्रश्न होना ही चाहिए, होगा ही होगा, क्योंकि पिछले ईयर का जितना भी प्रश्न है या प्रीवियस ईयर में बिहार एसएससी जो भी एग्जाम ले रही है उसमें पंचायत से संबंधित प्रश्न अपना देती ही देती है। और टॉपिक में खासकर आपका लिख दिया गया है पंचायत, है ना, तो पंचायत से संबंधित प्रश्न आपके होंगे ही होंगे, ये फिक्स है। जो अब तीसरा हो गया। चौथा टॉपिक जो हो गया वो भूगोल है, ज्योग्राफी है। तो ज्योग्राफी से भी आपका प्रश्न पूछेगा, है ना। तो ज्योग्राफी से जो संबंधित जो प्रश्न होंगे उनमें सबसे ज्यादा आप देखेंगे जो है वो बिहार का प्रश्न को हम लोग ध्यान में रखेंगे। बिहार का भूगोल, बिहार का इतिहास, है ना, और बिहार का जो राजनीतिक व्यवस्था है उस चीजों को ध्यान में रखकर हम लोगों को तैयारी करना है, क्योंकि बिहार में एग्जाम होने वाला है, बिहार का एग्जाम होने वाला है। स्वाभाविक है कि बिहार अपना प्रश्न देगा ही देगा। और भूगोल में तो लिख ही दिया है बिहार का भूगोल, ये सब प्रश्न जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सब को हमको विस्तृत रूप से ध्यान में रखना। और फिर जो 5वां टॉपिक है उसको आप मिसलेनियस के रूप में आप कर सकते हैं कि सब कुछ समाहित है, सब कुछ मिला हुआ है। तो उस तरह से आप देखेंगे कि इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स प्लस मिसलेनियस, ये सब जितने भी टॉपिक हैं इन सभी टॉपिकों का विस्तृत रूप से और इंपॉर्टेंट वीवीआई दृष्टिकोण से ये सब का अध्ययन हम करेंगे। और जो हमारा दूसरा खंड है, दूसरा खंड हमारा, ऐसे तो एग्जाम में आपका दूसरा खंड का जो पेपर होगा वो मैथ होगा और तीसरा खंड जो होगा साइंस। लेकिन हमारा जो पढ़ाने का क्रम जो होगा, जो पहला खंड जो हम जीएस 30 प्रश्न का लेंगे और दूसरा खंड जो है हमारा 25 प्रश्न का जो है ना। तो इसमें आपका जो साइंस है, इसमें देखिए साइंस जो है वो किस प्रकार का साइंस है, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये सब नहीं पूछने वाला है। ये जो साइंस है वो पर्यावरण से ज्यादा पूछेगा, समझ गए ना। इसमें आप देख सकते हैं कि जो इसका जो टॉपिक है वो पर्यावरण है, पारिस्थितिकी है ना, तो ये सब से प्रश्न है। तीसरा जो है वो जैव विविधता है और जो पर्यावरण के जो करंट के जो घटनाएं घट रहे हैं, करंट में जो पर्यावरण से संबंधित जो वस्तु बन रहा है, विषय वस्तु बन रहा है, उस पर हम लोगों को चर्चा करना है। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि खंड 1 और खंड 2 का जो अध्ययन में करवाने जा रहा हूं आपको, वो आपका एक जीएस का एक विस्तृत रूप हो जा रहा है और दूसरा पर्यावरण का टॉपिक हो जा रहा है ना। तो इन दोनों का हम लोग अध्ययन करेंगे। अब देखिए करंट अफेयर्स का जो तैयारी है वो तो आप एकाएक नहीं हो सकता है। करंट अफेयर्स का तैयारी में क्या है कि आपको धीरे धीरे उसको तैयार करते रहना पड़ेगा। रोज कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स से संबंधित जो टॉपिक है, करंट अफेयर्स को आप लोग 2 भागों में बांट दीजिए, एक राष्ट्रीय बांट दीजिए, एक अंतर्राष्ट्रीय बांट दीजिए। तो राष्ट्रीय से संबंधित जितना भी, नेशनल से संबंधित जो भी घटनाक्रम है उसका एक कॉपी बना ले, उसको नोट डाउन करते रहें, है ना। और भी बीच बीच में हम करंट अफेयर्स का भी कुछ ना कुछ, जैसे ही मेरा क्लास स्टार्ट होगा तो शुरू में करंट अफेयर्स
अफेयर्स का 2-3 बातें मैं आपको बता दूंगा, उसको आप कॉपी में लिख लेंगे, बोर्ड पर भी वो दिखाई देगा, आप उसको राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम सोचेंगे कि करंट अफेयर्स जो है वो एकाएक तैयार नहीं होगा, वो धीरे धीरे तैयार होगा, उसके लिए जरा सा आपको समय लगेगा। अभी जो क्लास जो हमारा जो स्टार्ट होगा वो इंडियन हिस्ट्री से मैं अपना क्लास स्टार्ट आप लोगों के सामने करूंगा, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री का जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा है। क्योंकि देखिए इंडियन हिस्ट्री में जरा सा गेस करना जरा सा मुश्किल होता है, लेकिन पॉलिटी, ज्योग्राफी या ये दोनों जो टॉपिक है इसमें आसानी से गेस किया जा सकता है। मैंने आपको बताया कि पॉलिटी में अगर पंचायत का आप प्रश्न देख लें, पंचायत का भर करके जाते हैं तो 2-3 प्रश्न आपको पंचायत से मिल ही जाएगा, कम से कम 2 प्रश्न तो एटलीस्ट कम से कम 2 प्रश्न आपको मिलना ही मिलना है। तो पंचायत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉलिटी में। पॉलिटी में प्रशासन से संबंधित बातों को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि उस सब से भी प्रश्न पूछते हैं। ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में बिहार का जो प्रश्न है उसको सबसे ज्यादा हमको फोकस करके चलना है, समझे ना। तो इस प्रकार हमारा तैयारी बहुत सिलसिलेवार ढंग से बहुत अच्छी तरीका से होगा। और देखिए साइंस वाला जो टॉपिक है इसमें तो आप एकदम रट लीजिए, ये जीव विविधता का जो टॉपिक है इससे प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, बार बार पूछ रहा है। जैव विविधता, जैव विविधता बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उससे भारत में आप देखेंगे जैव विविधता से संबंधित भारत के बहुत सारे स्थल हैं, वो सबसे प्रश्न पूछ रहे हैं और आने वाले समय में भी पूछेंगे। और इस जो फॉरेस्ट गार्ड है और फॉरेस्ट वन से संबंधित है तो स्वाभाविक है कि ये जो टॉपिक हो जाता है वो सबसे आपका बीबीआई हो जाता है, क्योंकि ये भी जो दिया हुआ है, पर्यावरण दिया हुआ, पारिस्थितिकी दिया हुआ, जैव विविधता दिया हुआ, ये वन से इसका संबंध है, इसलिए ये आपको पूछ रहा है ना। तो इस चीज को ज्यादा ध्यान में रखें, है ना, कि ये जो तीनों टॉपिक है पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता से प्रश्न आपके रहेंगे ही रहेंगे। तो इस प्रकार आप जीएस का हमारे साथ एक क्रम बाय क्रम अध्ययन हम लोगों का चलता रहेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का बात करते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री जो है कैसे, कहां से मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करेंगे। आधुनिक भारत के बारे में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो आधुनिक भारत है क्या, सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे कि हम इसको आधुनिक जो कहे तो क्यों कह दिया आधुनिक भारत, या भारत का जो है आधुनिक भारत है ना, आधुनिक भारत है, फिर प्राचीन भारत है ना, मध्यकालीन भारत है। तो ये सब जो कहने का पीछे जो सेंस रहा है वो क्यों रहा कि भारत का जो विभाजन हुआ है वो किस आधार पर हुआ है। भारत का विभाजन हमारा भारतीय इतिहास का जो विभाजन हुआ है उसका सेंस, उसका आधार क्या रहा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए जो आधुनिक भारत है, प्राचीन भारत है, मध्य, सबसे पहले तो प्राचीन भारत आता है, उसके बाद मध्यकालीन भारत आता है, उसके बाद आधुनिक भारत आता है। तो ये जो तीनों इतिहास है, तीनों इतिहास का जो हमने विभाजन किया, क्यों मतलब विभाजन करने के पीछे जो कारण रहा वो पहला कारण क्या रहा कि सामंतवाद रहा। सामंतवाद, सामंतवाद के आधार पर हम लोगों ने क्या किया, इतिहास का विभाजन किया। सामंतवाद के आधार पर इतिहास का विभाजन, इतिहास का विभाजन। क्यों ऐसा, क्यों सामंतवाद के आधार पर ही, क्यों अन्य कोई आधार क्यों नहीं हमने दिया इतिहास के विभाजन का? क्या कारण था कि हमने सामंतवाद को चुना? तो देखें, सामंतवाद को हमने इसलिए चुना कि भारतीय इतिहास में सामंतवाद की जो भूमिका रहती है वो बहुत बढ़ चढ़कर भूमिका है। सिर्फ भारतीय इतिहास में ही नहीं, विश्व इतिहास में भी सामंतवाद का अपना योगदान रहा है, समझे। क्योंकि विश्व इतिहास का भी जो विभाजन हुआ है वो सामंतवाद के ही आधार पर हुआ। जब इतिहास का विभाजन हम क्यों करना शुरू किए, जब अंग्रेज जब भारत में आए
तो भारत में आने के बाद वो भारत को अपना रूल करने लगे, शासन करने लगे, और शासन में बहुत सारी ऐसी व्यवस्था थी जिसको वो अनदेखा कर दिए। अनदेखा करने के कारण क्या हुआ कि यहाँ के जो लोग थे उसमें असंतुष्टता की भावना बढ़ी, असंतोष उत्पन्न हो गया, और असंतोष ने क्या किया, किसी न किसी विद्रोह को जन्म दिया, और वो विद्रोह को जो जन्म दिया वो 1857 का। इतना बड़ा विद्रोह के बाद भारत इतिहासकारों ने, अंग्रेज इतिहासकारों ने यह सोचने और समझने का प्रयास किया कि अब जो मतलब हमें जो शासन करना है, पहले यहाँ के विषय वस्तु, यहाँ की व्यवस्था को अध्ययन कर ले, उसके बाद हम शासन करना अपना प्रारंभ करेंगे, या जो भी नियम कानून हम अपना बनाना चालू करेंगे। यहाँ की व्यवस्था को जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ का व्यवस्था कैसा था और किस प्रकार का था। तब उन्होंने क्या किया, एक जेम्स हटन थे, उनके दिशा निर्देश में एक अनुवाद विभाग का गठन किया, और फिर वो बहुत सारे किताब जो थे, जो फारसी में था, संस्कृत में था, उन सभी को अंग्रेजी में अनुवाद करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया अपना। जब अंग्रेजी में अनुवाद करना उन्होंने प्रारंभ किया, तो फिर अनुवाद करने के बाद जब उसका अध्ययन करने लगे, तो उन्होंने जो इतिहास को जो बांट दिया, बोला कि नहीं, इतिहास को जब उन लोगों ने देखा कि इतिहास का जो विभाजन होना चाहिए, तो उन्होंने सबसे पहले इतिहास का विभाजन कर दिया हिंदू इतिहास के रूप में, हिंदू भारत। फिर दूसरा बांट दिया मुस्लिम भारत, मुस्लिम भारत। तीसरा बांट दिया अंग्रेज ब्रिटिश भारत। इस प्रकार से उसने इतिहास का विभाजन किया, मतलब जाति के आधार पर, जाति के आधार पर हमारा सबसे पहले इतिहास का विभाजन हुआ, जिसको खारिज कर दिया गया कि जाति के आधार पर जब आप इतिहास को बांट रहे हैं तो आप पहले ही विभाजन कर दे रहे हैं। भारतीय इतिहास का लोगों के नजर में होगा कि पहला जो इतिहास था वो पूरा हिंदू का इतिहास रहा, दूसरा जो इतिहास हमारा है वो मुसलमानों का इतिहास रहा, और तीसरा जो हमने इतिहास का जो बात करेंगे वो ब्रिटिश का इतिहास होगा। तो ये जो विभाजन करना वो भारतीय समाज के दृष्टिकोण से, भारत के संदर्भ में ये गलत था। तब एक हमारे भारतीय विद्वान है राम शरण शर्मा, उन्होंने भारतीय इतिहास का विभाजन किया, और उन्होंने भारतीय इतिहास के विभाजन को जो आधार बनाया, उन्होंने भारतीय इतिहास के विभाजन को आधार क्या बनाया, सामंतवाद बनाया, सामंतवाद। और बोले कि सामंतवाद के आधार पर हमारा इतिहास का विभाजन होना चाहिए, क्योंकि सामंतवाद के जो पहले का जो इतिहास है उसको हम प्राचीन इतिहास कह दिए, प्राचीन इतिहास कह दिए। सामंतवाद का जो इतिहास रहा वो हमारा मुगल इतिहास रहा, या मध्यकालीन इतिहास भी हम उसको कह सकते हैं, मध्यकालीन इतिहास भी हम उसको कह सकते हैं, आपका है ना। पहले का जो इतिहास है वो प्राचीन है, दूसरा जो है वो मध्यकालीन है, मध्यकालीन है, और तीसरा जो इतिहास है वो है आधुनिक इतिहास है। इसको आधुनिक इसलिए कहे कि यहाँ पर आधुनिकता की सोच हमें झलकती, देखने का दृष्टि, सोचने का जो विचार है हमारा, मतलब थिंकिंग जो पावर था वो सब यहाँ पर चेंज हो चुका था। हमारा जो हथियार का जो व्यवस्था होता था वो चेंज हो चुका था, नीति बनाने की जो व्यवस्था थी वो अब चेंज हो चुकी थी। तो इसलिए एक नया मॉडर्न युग आ चुका था, एक आधुनिकता यहाँ पर हमें दिखता है, नीति के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, एक सामाजिक क्षेत्र में भी हमें दिखता है, आधुनिकता दिखती है। क्योंकि सती प्रथा, विधवा विवाह, सती प्रथा था, और भी अन्य जो कुरीतियां थी, बाल विवाह था, नर बलि व्यवस्था था, ये सब काफी व्यवस्थाएं जो चल रही थी जो आधुनिक काल में हमें समाप्त हो गया। एक नया विचार, लोगों के सामने एक नया विचार उभर कर आया है, तो इसलिए हमने इसको आधुनिक इतिहास के रूप में जाने। और जो मध्यकालीन जो इतिहास रहा, मध्यकालीन इतिहास रहा, तो मध्यकालीन इतिहास में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी लोग शासन किए, मुख्य रूप से जो शासन किए, वो एक सामंतवाद की प्रवृत्ति यहाँ पर दिखाई देती है। सामंतवाद कहें तो, सामंतवाद कहने का मतलब ये हुआ कि हम तो शासन कर रहे हैं लेकिन किसी के नाम का हम शासन कर रहे हैं। दिल्ली सल्तनत का आप लोग सुने होंगे, दिल्ली सल्तनत में देखेंगे कि जो भी राजा हुए,
जो भी राजा हुए वो अपने आप को क्या कहते थे, वो अपने आप को सुल्तान कहते थे। दिल्ली सल्तनत की मैं बात कर रहा हूँ। दिल्ली सल्तनत में जो हुए गुलाम वंश हुआ, खिलजी वंश हुआ, तुगलक वंश हुआ, सैयद वंश, लोदी वंश, जितने भी वंश चले ये सभी ने अपने आप को एक सुल्तान के रूप में इंडिकेट किया, इसलिए दिल्ली सल्तनत शब्द आया यहाँ से, है ना। और इसके पहले का जो मतलब इसके बाद जो आते हैं वो मुगल आते हैं। और मुगल जो शासन किए हैं ये किसी के अधीन रखकर शासन नहीं किए। यहाँ अधीनता दिख रही थी, यहाँ आपका खलीफा जो लोग होते थे तुर्क के क्षेत्रों में, ईरान, इराक, अफगानिस्तान की उधर जो खलीफा वर्ग के लोग होते थे उनके अधीन ये लोग सुल्तान, जो दिल्ली सल्तनत के जो लोग थे वो लोग शासन किए। जो मुगल थे ये, अब देखिए आप बोलेंगे कि मुगल तो किसी के अधीन शासन नहीं किया, स्वाभाविक ही सही बात है कि मुगल किसी के अधीन शासन नहीं किया। मुगल जो थे अपने आप को बादशाह कहते थे। मुगल क्या करते थे, अपने आप को बादशाह कहते थे। और बादशाह का मतलब, बाद का मतलब क्या होता है, बाद का मतलब जो होता है वो हवा होता है, और शाह का मतलब जो होता है वो क्या होता है, शासन होता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो हवा पर शासन करेगा, हवा के रुख को मोड़ देगा। बादशाह मतलब शक्तिशाली व्यवस्था को दर्शा रहा है यहाँ पर, इसलिए मुगल जो कहलाए अपने आप को इन लोगों ने बादशाह कहा। अकबर बादशाह था, बाबर बादशाह था, औरंगजेब बादशाह था, जहांगीर, ये सब जो भी थे वो सभी बादशाह अपने आप को इंडिकेट किए, वो किसी के अधीन रहकर शासन नहीं किए। लेकिन दिल्ली सल्तनत का जो व्यवस्था था वो किसी न किसी अधीन मतलब खलीफाओं के अधीन रहकर, है ना, ये लोग शासन किए। तो आप बोलेंगे कि यहाँ तो सामंतवाद नहीं दिख रहा, आप तो बोले थे कि सामंतवाद है जो किसी के अधीन रहकर काम करता है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में सामंतवाद दिखा, यहाँ पर नहीं दिखा। यहाँ पर भी सामंतवाद दिखा। यहाँ पर जो छोटे छोटे राजा जो हुए, है ना, जयपुर, मारवाड़, आमेर, है ना, राजपूताना, सिख, मतलब मराठा, ये सब जो भी छोटे छोटे राजा हुए वो कहीं ना कहीं मुगल के अधीनता को, मराठा लोग तो मुगल के अधीनता को नहीं स्वीकार किए। राजपूत राजाओं ने उसमें दिल्ली मध्यकाल में राजपूत राजाओं का बहुत ही अहम योगदान रहा है ना। तो जितने भी राजपूत राजा हुए वो चाहे उत्तर के हों, कुछ दक्षिण के भी थे, है ना, वो सभी ने क्या किया, मुगलों की अधीनता को उन लोगों ने स्वीकार किया। और स्वीकार करने के बाद मुगलों के लिए मुगल ने क्या किया कि जहां वो जिस क्षेत्र में शासन करते थे वहां उनको राजा घोषित किया कि आप यहाँ का राजा, हम शासन नहीं करेंगे, आप ही यहाँ पर शासन करें, लेकिन हमारे नाम से आप शासन करें। तो यहाँ पर जो मुगल के अधीन जो भी लोग शासन किए, अपने अपने क्षेत्रों में शासन किए, वो सभी मुगल के नाम पर शासन किए, इसलिए वो भी एक अधीन थे। किसके अधीन थे, मुगल साम्राज्य के अधीन थे। तो यहाँ भी अधीनता जो है वो हमें दिखाई देती है। तो इसलिए हमने आपको कह दिया कि जो सामंतवाद जो व्यवस्था था वो मध्यकालीन क्षेत्र में सबसे ज्यादा देखने को मिला। तो मध्यकाल के पहले का जो इतिहास रहा उसको हम कह दिए प्राचीन इतिहास, मध्यकाल के बाद का जो इतिहास रहा उसको हम कह दिए आधुनिक इतिहास, और मध्यकाल का जो इतिहास रहा वो हमारा क्या रहा, सामंतवाद का इतिहास रहा। हाँ, तो हम आपको क्या बोले कि सामंतवाद के आधार पर हमारे इतिहास का विभाजन हुआ है, और मध्यकाल में सामंतवाद हमें बहुत अच्छी तरह से दिखाई देता है। ठीक है, मध्यकाल के पहले का जो इतिहास रहा तो उसको हम सामंतवाद के पहले का इतिहास कहे, उसको हम प्राचीन नाम दे दिए। मध्यकाल जो सामंतवाद का इतिहास था उसको हम मध्यकाल इतिहास देते हैं, और उसके बाद का जो इतिहास रहता है उसको हम आधुनिक भारत का इतिहास के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको बता दिया कि इतिहास का जो विभाजन हुआ है वो किस आधार पर हुआ है, तो ये जानना बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि हम इतिहास का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, तो इतिहास के बारे में जरा जान लें तो बहुत जरूरी है। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे आपका वो आधुनिक भारत के इतिहास का क्लास स्टार्ट हम करने जा रहे हैं कि आधुनिक भारत में क्या क्या घटनाएं घटी, है ना, कहाँ से हमारा आधुनिक भारत का जो इतिहास रहता है वो प्रारंभ होता है, वो सब चीजों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए कि हमने आपको ये भी बताया था कि आधुनिक भारत में आधुनिकता
एक मॉडर्न व्यवस्था हमें दिखाई पड़ता है ना। और ये जो मॉडर्न व्यवस्था जो दिखाई पड़ता है अंग्रेजों के शासन से प्रारंभ होता है। नीति में जो नीतियां बनाएगी, ब्रिटिश सरकार जो नीति बनाएगा उसमें हमें आधुनिकता दिखेगा। जो व्यवस्था, जो आधारभूत ढांचे का जो निर्माण करेगा उसमें हमें आधुनिकता झलकेगा। समझ गए ना। शिक्षा के क्षेत्र में हमें आधुनिकता दिखाई देगा, हर क्षेत्र में हमें आधुनिकता दिखाई देगा। तो आइए सबसे पहले आधुनिक भारत में यहाँ पर जो टॉपिक आप देख रहे होंगे, मुगल साम्राज्य का पहला, ये जो मुगल साम्राज्य का जो है हमारा उत्तरावर्ती मुगल साम्राज्य है, और इस उत्तरावर्ती मुगल साम्राज्य के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उत्तरावर्ती मुगल साम्राज्य के बारे में आप देखिए कि जिसको हम लोग पोस्ट मुगल के रूप में भी जानते हैं, तो ये क्या था, मुगल व्यवस्था क्या था। देखिए कोई भी इतिहास जो है तुरंत आधुनिक खत्म हुआ और तुरंत मध्यकालीन खत्म होता है और तुरंत आधुनिक स्टार्ट हो जाता है, ऐसा है नहीं, है ना। एक संक्रमण का दौर चलता है, एक इतिहास से दूसरे इतिहास में प्रवेश करने के लिए हमें बीच के कुछ क्षेत्र है वो एक संक्रमण का दौर होता है, उससे हमें गुजरना पड़ता है। तो उसी प्रकार जब देखेंगे कि मध्यकालीन भारत का इतिहास रहा और मध्यकालीन भारत से जब हम आधुनिक भारत की ओर प्रवेश करेंगे तो बीच में कुछ संक्रमण का दौर होगा, वहां से हमें गुजरना पड़ेगा। तो मध्यकालीन भारत में मोटा मोटी दो वंश का शासन रहा। एक दिल्ली सल्तनत, दिल्ली गुलाम वंश के रूप में जो व्यवस्थित हुआ, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये वंश एक रहे हमारा, दिल्ली सल्तनत का वंश रहा। और दूसरा जो रहा वो मुगल का वंश चला हमारा, है ना। तो मुगल का जो प्रारंभिक मतलब मुगल है, मेन मुगल का जो वंश रहा है वो औरंगजेब तक ही रहा। 1526 से 1707 तक औरंगजेब तक रहा। 1526 में बाबर आता है और फिर 1707 तक औरंगजेब की स्थिति रहती है। औरंगजेब जो है वो 13 फरवरी 1707 के लगभग में उनका स्वर्गवास हो जाता है, देहांत हो जाता है। मतलब प्राकृतिक रूप से वो गुजरते हैं। और फिर हमारा जो इतिहास जो होता है वो उत्तरावर्ती मुगल काल के रूप में औरंगजेब की मृत्यु के बाद से स्टार्ट होगा हमारा उत्तरावर्ती मुगल काल। अब देखिए मुगल काल हमारा एक अच्छा काल रहा, है ना। मुगलों के लिए एक बहुत अच्छा काल रहा, चरमोत्कर्ष का काल था वो। लेकिन जैसे ही उत्तरावर्ती मुगल काल आते हैं तो उत्तरावर्ती मुगल काल में आप देखेंगे कि एक तरफ मुगल वंश का पतन हो रहा है, एक तरफ क्या हो रहा है, मुगल वंश का पतन हो रहा है। और जो क्षेत्रीय राजा लोग होते थे, जो सरदार लोग होते थे, क्षेत्रीय सरदार लोग होते थे, उनका एक उदय हो रहा है ना। क्योंकि वो मुगल के अधीन थे, अब वो मुगल से स्वतंत्र होना चाहते थे। क्यों? क्योंकि मुगल का जो केंद्रीय व्यवस्था जो था वो काफी क्या हो चुका था, कमजोर हो चुका था। औरंगजेब तक तो अच्छा रहा, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों की स्थिति जो थी वो धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर होने लगी। क्यों होने लगी? क्या कारण था भाई कि इतना बड़ा साम्राज्य है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा? इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। तो इसके पीछे एक दो कारण नहीं है, इसके पीछे अनेक कारण हैं मुगल के पतन होने के कारण। सबसे पहले उनकी नैतिकता का पतन हुआ। मुगल के जो वंश रहे, जैसे आप देखेंगे कि 1707 में औरंगजेब का जो मृत्यु होता है, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब के 5 बेटे थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब के कितने बेटे थे? 5 बेटे थे। और 5 बेटा जो है, 5 बेटा था, जिसमें से 2 बेटा मोहम्मद अकबर और मोहम्मद सुल्तान, ये पहले गुजर चुका था। मोहम्मद अकबर और मोहम्मद सुल्तान पहले गुजर चुका था। तो बचा कितना? 3 बेटा, जिसमें कौन था? पहला मुअज्जम, दूसरा आजम और तीसरा कामबख्श। याद रखेंगे, हम जल्दी जल्दी लिख रहे हैं लेकिन जो बोल रहे हैं उस पर गौर करेंगे आप लोग, है ना। कि लिसनिंग पावर बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर जीवन में सफल होना है तो लिसनिंग एंड राइटिंग, ये 2 पावर बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मुअज्जम, आजम और
कामबख्श, ये 3 बेटा औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के लिए इन्होंने युद्ध प्रारंभ कर दिया। ये 3 बेटा। देखिए, इसके पहले भी उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था मुगलों में, इसके पहले भी उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था, लेकिन ये जो उत्तराधिकारी का जो युद्ध बोला जाता है, ये अंतिम उत्तराधिकारी का युद्ध था। ऐसा बोला जाता है कि अंतिम उत्तराधिकारी का युद्ध था, जिसका प्रारंभ और समापन किसने किया? तो प्रारंभ किया शाही राजकुमारों ने और समापन भी किसने किया? शाही राजकुमारों ने। अंतिम ऐसा उत्तराधिकारी युद्ध जिसका प्रारंभ और समापन किसने किया? शाही राजकुमारों ने किया। इसमें औरंगजेब जब वो मरने की स्थिति में था, तो उसकी कुछ माह पहले, 6 महीना 7 महीना पहले, वो अपना वसीयत लिखा हुआ था, है ना। और उस वसीयत में लिखा था कि हमारे मरने के बाद जो हमारा बेटा जो मुअज्जम है, वो गद्दी पर बैठेगा, वो गद्दी पर शासन करेगा, है ना। दिल्ली का गद्दी उसी को मिलना चाहिए। लेकिन अन्य जो 2 बेटा है, आजम और कामबख्श है, उनको जो अन्य क्षेत्रीय राज्य है, वहां पर उनको शासन देना है ना, वहां पर वो शासन करेंगे। तो जो अब देखेंगे, जब औरंगजेब की जब मृत्यु होती है, तो उस समय मुअज्जम जो रहता है वो लाहौर में रहता है ना। और ये जो दोनों है, आजम और कामबख्श है, ये सब आपका देखिएगा, आजम और कामबख्श है ना, ये आपका बीजापुर, है ना, कुछ क्षेत्रों में, मतलब नजदीक वाले क्षेत्रों में ये लोग रहते हैं, आजम और कामबख्श। लेकिन मुअज्जम जो होता है वो लाहौर में रहता है। देखा कि जो भाई सबसे बड़ा हित भी है और भाई सबसे बड़ा दुश्मन भी, ये कहावत है, और ये कहावत सत्य है ना, इसको गलत आप नहीं कर सकते। अब क्या होता है, गद्दी के लिए युद्ध यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है कि ये जो दोनों भाई है, आजम और कामबख्श है, ये सब घेरा डाल लेता है कि जैसे ही वो लाहौर से आएगा, है ना, दिल्ली की ओर आना चाहेगा, तो रास्ते में उसको छेक कर हम लोग क्या करेंगे? उसको मार देंगे। रास्ते में छेक कर उसको हम लोग क्या करेंगे? मार देंगे। ठीक है। जब मुअज्जम को ये पता चलता है कि हमारा जो पिता है उनका स्वर्गवास हो चुका है, देहांत हो चुका है, इंतकाल हो चुका है, तब हमें आगे मतलब वहां पर जाना चाहिए, तो वहां से वो आता है। और रास्ते में इसको पता भी चल जाता है कि तुम्हारा जो 2 भाई है वो युद्ध करते तुम्हें मारने के लिए तैयार है, तुम अपने आप व्यवस्था को अच्छा कर दो, मजबूत कर दो, तब उस क्षेत्र में आगे की ओर जाना। ये सब इसको पता चल गया। इसने क्या किया? सब अपना लाल लश्कर सेना व्यवस्था को एकदम मजबूत कर दिया और आगे की बढ़ा। रास्ते में मुअज्जम आता है, जब लाहौर के पास आता है, तो उसने अपने आप को मुगल का बादशाह घोषित कर देता है और बहादुर शाह नाम से उपाधि को धारण कर लेता है, जो बहादुर शाह प्रथम के नाम से वो दिल्ली के गद्दी पर वो बैठता है। बहादुर शाह प्रथम जो मुअज्जम था, बहादुर शाह प्रथम का जो बचपन का जो नाम रहा वो मुअज्जम ही नाम था। तो याद रखेंगे कि मुअज्जम जो है आगे चलकर किस नाम से जाना गया? तो बहादुर शाह प्रथम के नाम से। पूछेगा कि क्वेश्चन पूछ देगा कि बहादुर शाह प्रथम के नाम से किसे जाना जाता है, तो देगा उसमें से आपको देगा कि बहादुर शाह प्रथम के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपको ऑप्शन रहेगा कि आजम को जाना जाता है, आजम को जाना जाता है, कामबख्श को जाना जाता है, कामबख्श को जाना जाता है ना, मुअज्जम को जाना जाता है, या फिर अकबर को जाना जाता है, मोहम्मद अकबर को जाना जाता है। तो याद रखेंगे, इसमें हमेशा बोलेंगे कि नहीं, इसमें किसे जाना जाता है? तो मुअज्जम को जाना जाता है बहादुर शाह प्रथम के नाम से। एक बहादुर शाह प्रथम हुए और दूसरा बहादुर शाह द्वितीय, जो बहादुर शाह जफर के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो 1857 तक वो रहे हैं। उस समय 1862-63 में उनकी मृत्यु हो चुकी थी, रंगून में जाकर उनको मार दिया गया था। चलिए, तो हम यहाँ क्या बोले थे कि जैसे ही मुअज्जम आता है और जब वो भारत की ओर प्रवेश करता है, तो उसने अपने सबसे पहले 2 भाइयों को मार देता है। और 2 भाइयों के लिए युद्ध था, एक था बीजापुर का युद्ध और एक था आपका जजाव का युद्ध। देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है जजाव का युद्ध। आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है कि औरंगजेब की, जैसे हमने बताया आपको कि औरंगजेब का 5 पुत्र था, मोहम्मद अकबर
मोहम्मद सुल्तान यहाँ पर कर दीजिए। आप इसको आप लोग कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, मोहम्मद सुल्तान आप इसको कर दीजिएगा, मोहम्मद सुल्तान। यहाँ पर क्या होगा आपका, सुल्तान होगा, मोहम्मद सुल्तान। एक मोहम्मद अकबर, ये दोनों है जो पहले मर जाता है, मोहम्मद अकबर और मोहम्मद सुल्तान पहले मर जाता है। उसके बाद जो आता है और औरंगजेब की भी मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब की भी मृत्यु हो जाती है अहमदनगर। और फिर उसके बाद ये जो इसका पुत्र है मुअज्जम, इसने क्या किया, ये दोनों भाई है उसके, आजम और कामबख्श है ना, इन दोनों भाइयों को युद्ध में वो मार देता है। तो पहला जो युद्ध था वो जमरूद का युद्ध था, जमरूद नामक स्थान पर हुआ था पहला युद्ध, है ना, जिसमें आपको जो मारा है वो आप देखेंगे कि आजम को उसने मार दिया और कामबख्श को आजम को जजाओ के युद्ध में मार दिया था और कामबख्श को यहाँ पे जमरूद के युद्ध में उसने मार दिया था। अब जब ये दोनों भाइयों को, दो युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों युद्ध को ध्यान में रखेंगे। एक है जजाओ का युद्ध और दूसरा जो था वो जमरूद क्षेत्र में था, जमरूद नामक युद्ध था। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब वो दोनों भाइयों को युद्ध मार दिया, दोनों भाइयों को मारने के बाद वो गद्दी पर जब बैठता है तो गद्दी पर बैठता है तो उसकी जो उम्र सीमा जो होती है वो 65 वर्ष हो चुकी होती है। 65 वर्ष के समय में जब कोई व्यक्ति गद्दी पर बैठेगा तो उसका समझ जाइए कि उसकी मनोदशा जो होगी वो क्या होगी, पूरा हो चुका था। फिर वो गद्दी पर बैठा तो वहां पर बैठने के बाद बहादुर शाह प्रथम जो था वो जब गद्दी, और उसी को बहादुर शाह प्रथम का एक प्रश्न और भी याद रखे, उसे शाह आलम प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। बहादुर शाह प्रथम को किस नाम से जाना जाता है, तो बहादुर शाह प्रथम को शाह आलम प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। बहादुर शाह प्रथम को शाह आलम प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। बहादुर शाह प्रथम को मुअज्जम के नाम से भी जाना जाता है। बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब का पहला बेटा, बड़ा बेटा था, ये भी याद रखिएगा, इतना प्रश्न इससे बन रहा है। बहादुर शाह प्रथम 65 वर्ष की आयु के गद्दी पर बैठा था। वह विद्वान और शालीन व्यक्ति था, समझ गए ना। और उसके शासनकाल में, बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में सहिष्णुता का परिचय देखने को मिलता है, सहिष्णुता दिखता है, क्योंकि उसने क्या किया कि कोई भी मतलब किसी भी व्यक्ति का उसने विरोध नहीं किया, ना ही किसी धर्म का उसने विरोध किया, है ना। क्यों? क्योंकि पहली बात तो वो काफी उम्र दराज व्यक्ति भी हो चुका था, ज्यादा उसको मतलब जो व्यक्ति ज्यादा उम्र वाला व्यक्ति होता नहीं, देखते खटिया पर चरपाट पर किनारे पड़ा हुआ है तो उसी प्रकार से बात, अब उसको ज्यादा उतना दिखाई भी नहीं, मतलब उतना वो समझ भी अब नहीं रहा था, वो उसका उम्र ज्यादा हो जाने के कारण वो इस प्रकार का व्यवस्था बनाया। तो बहादुर शाह प्रथम के लिए आप देखेंगे एक शब्द और आता है कि अधूरे मेल मिलाप की नीति, अधूरे मेल मिलाप की नीति, अधूरे मेल मिलाप की नीति किसने लागू किया? बहादुर शाह प्रथम ने, शाह आलम प्रथम ने, बोलेंगे बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम प्रथम, कुछ भी, मुअज्जम ने, इसने क्या किया? अधूरे मेल मिलाप की नीति अपनाया। तो इसने जो अधूरे मेल मिलाप की नीति अपनाई वो क्या था नीति? अधूरे मेल मिलाप की नीति क्या थी? देखिएगा, क्योंकि इसके शासन काल में जब ये गद्दी पर बैठा तो गद्दी पर बैठने के बाद इसके मुख्य रूप से 3 विद्रोही थे जो इसके शासन काल में विद्रोह की है। पहला मराठा, दूसरा सिख और तीसरा राजपूत। ये तीनों ने मतलब एक विद्रोह का काम किया, उत्पात मचाने का काम किया इनके क्षेत्रों में, बहादुर शाह प्रथम के क्षेत्रों में। जो मराठा था वो क्या करता था? मराठा की जो मांग होती थी कि मराठा मुगल से हमेशा मांगते रहा शुरू से ही कि हमको चौथ दीजिए, दूसरा हमको सरदेश मुखी दीजिए। पहला क्या बोला कि हमको चौथ दीजिए और दूसरा क्या बोल रहा है? हमको सरदेश मुखी दीजिए। पहले से मांग रहा था, लेकिन उस समय भी नहीं चला।
है ना, उस समय भी इसको नहीं मिला मराठों को। लेकिन बहादुर शाह जब प्रथम गद्दी पर बैठता है तो इसने क्या किया, इन दोनों में से एक चीज दे दिया, सरदेशमुखी। सरदेशमुखी तो सरदेशमुखी क्या पूछेगा कि सरदेशमुखी और चौथ जो था वो क्या था, तो बोलिएगा सरदेशमुखी और चौथ जो था वो कर व्यवस्था था। ठीक है, ये जो सरदेशमुखी और चौथ जो व्यवस्था था ये किसका व्यवस्था था, मुगल का था, दिल्ली सल्तनत का था, ब्रिटिश सरकार का था, अकबर का था, या फिर मराठों का था, या सिखों का था, किसका था, तो बोलिएगा कि सरदेशमुखी और चौथ व्यवस्था जो था ये मराठों का व्यवस्था था। मराठा इस व्यवस्था की मांग करते थे, मराठों के द्वारा यह व्यवस्था निर्माण किया गया था, चौथ और सरदेशमुखी। सरदेशमुखी क्या होता था, सरदेशमुखी जो होता था वो सुरक्षा कर उपज का 1/10 भाग होता था। सुरक्षा कर उपज का कितना होता था, 1/10 भाग, सुरक्षा कर उपज का 1/10 भाग, याद रखिए 1/10 भाग। और जो चौथ होता था वो भी भूमि उपज का अलग अलग जगह अलग अलग विवरण है, आप इतना मोटा मोटी याद रखिए, भूमि उपज का 1/4 भाग। तो बहादुर शाह प्रथम ने क्या किया कि उसको लगा कि दोनों व्यवस्था मांग रहा है और नहीं देने पर ये झूठ मूठ का जो राहगीरी जो लोग आएंगे उसको लूटेगा पाटेगा, लूटपाट मचाएगा, कभी फसल को बर्बाद कर देगा, कभी एकाएक किसी के घर में घुस जाएगा, दिक्कत समस्याएं उत्पन्न कर देगी। तो भैया इसको शांत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, चलो सरदेशमुखी हम इसको दे ही देते हैं, चौथ नहीं देते हैं, सरदेशमुखी दे देते हैं। मराठों को बोला कि हम आपको चौथ नहीं देंगे, अभी सरदेशमुखी देंगे, चौथ हम बाद में आपको देंगे। उसने मराठा लोग भी क्या किया कि चलो ठीक है, इतना दिन से हम मांग रहे हैं, दो ही नहीं दिया, तो चलो सरदेशमुखी दे दिया, ठीक है। आगे एक तो बूढ़ा व्यक्ति है, बूढ़ा हो चुका, आगे दूसरा कोई राजा आएगा तो उससे हम लोग सरदेशमुखी भी ले लेंगे। अभी इससे हम लोग क्या ही, चौथ भी हम उससे ले लेंगे, सरदेशमुखी हम इससे ले लेते हैं। सरदेशमुखी ले लिया, ले लेने के बाद ये शांत हो गया था, मतलब एक चीज दिया है और एक चीज नहीं दिया, सरदेशमुखी दे दिया लेकिन चौथ नहीं दिया। उसी प्रकार से देखेंगे कि जो सिख हैं, सिख लोग हैं, तो सिख लोगों में देखिएगा गुरु गोविंद सिंह का मतलब बहादुर शाह से अच्छा संबंध था। गुरु गोविंद सिंह के समय मतलब किसी भी प्रकार का मुगलों को कोई व्यवस्था खराब नहीं हुआ, लेकिन गुरु गोविंद सिंह की जब मृत्यु होती है 1708 के लगभग में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु होती, उसके बाद गुरु गोविंद सिंह का एक प्रिय शिष्य था, वो नाम था उसका लक्ष्मण दास। उसने क्या किया, उडंग मचाने लगा, है ना, अब वो इस लोग को तंग करने लगा। तो आप एक प्रश्न यहां से ये भी निकलता है कि बहादुर शाह प्रथम ने किसके खिलाफ सैन्य अभियान किया था। प्रश्न आता है कि बहादुर शाह प्रथम ने किसके खिलाफ सैन्य अभियान किया था, तो पहला देगा मराठों के खिलाफ सैन्य अभियान किया था, दूसरा राजपूतों के खिलाफ सैन्य अभियान किया था, तीसरा जाठों के खिलाफ सैन्य अभियान किया था, चौथा सिखों के खिलाफ सैन्य अभियान किया था। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, सिख होगा, क्योंकि बहादुर शाह प्रथम ने सैन्य अभियान किया तो किसके खिलाफ किया, तो सिखों के खिलाफ किया। और सिखों में कौन था, तो उस समय लक्ष्मण दास था, लक्ष्मण दास था, जिसका मतलब एक और नाम आता है उसका लक्ष्मण दास का, वो नाम क्या होता है, तो वो नाम आता है आपका बंदा बहादुर। समझे, लक्ष्मण दास का एक और नाम क्या है, बंदा बहादुर है। लक्ष्मण दास गुरु गोविंद सिंह का शिष्य था, है ना। गुरु गोविंद सिंह तक मुगल साम्राज्य को किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं थी, लेकिन जैसे ही गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु होती है ये बंदा अपना दिखाने लगता है, हुड़दंग मचाने लगता है, जिससे मुगल साम्राज्य को परेशानी उत्पन्न होती है। और मुगल साम्राज्य बोलता है, जो वहां के जो राजा थे, बहादुर शाह प्रथम जो बादशाह थे, उन्होंने बोला कि नहीं, इसके खिलाफ सैन्य अभियान करना है ना। और बहादुर शाह इसके खिलाफ क्या करता है, सैन्य अभियान करना प्रारंभ आपका कर देता है। तो प्रश्न जो बनेगा कि
किसके खिलाफ बहादुर शाह प्रथम ने सैन्य अभियान किया था? तो आप क्या लगाइएगा, लक्ष्मण दास के खिलाफ बहादुर शाह प्रथम ने क्या किया था? सैन्य अभियान किया था। आप लोग ये भी देखें कि बोर्ड में जो भी लिखा हुआ है ये सब को आप बीच बीच में नोट भी करते रहे, लेक्चर भी सुनते रहे और नोट भी करते रहे। और अब कौन बचा? तो एक तो हमने मराठा के बारे में बता ही दिया आपको, हमने इसमें सिख के बारे में बता ही दिया, और दूसरा जो था राजपूत थे। राजपूत लोगों का मांग था कि हमें मनसब दिया जाए और सवाई राजा का पदवी दिया जाए, सवाई राजा का पदवी दिया जाए, मनसब और सवाई राजा का पदवी दिया जाए। तो इसमें आमेर के राजा जय सिंह थे और मारवाड़ के राजा कौन थे? अजीत सिंह थे। इन लोगों ने ऐसा मांग किया। अब इन लोगों के मांग को भी कुछ लोगों को मनसब दिए, कुछ लोगों को सवाई का पद दिए, लेकिन एक ही व्यक्ति को ना ही मनसब दिए और ना ही सवाई का पद दिए, है ना। मतलब आधा आधा काम किए। राजपूतों को किसी राजा को मनसब का दे दिए तो किसी राजा को सवाई का पद दे दिए, है ना। इस तरह से उनको खुश किया। मराठों को आपने देखिएगा सरदेश मुखी दे दिया, चौथ नहीं दिया, और सिखों के खिलाफ तो उसने सैन्य अभियान ही कर दिया था। तो इस प्रकार हम जो बहादुर शाह के बारे में यहाँ पर लिखे हैं कि बहादुर शाह प्रथम, जिसको शाह आलम प्रथम कहते हैं, इसका शासनकाल 1707 से 1712 है और ये 7वां मुगल शासक था। तो इसने क्या किया? अधूरे मेल मिलाप की नीति अपनाई। इसी को हम लोग कहते हैं अधूरे मेल मिलाप की नीति, आधा चीज देना और आधा चीज नहीं देना, हाफ हार्टेड के नाम से जाना जाता है। इसको साहिब बेखबर किसने कहा था? तो खफी खान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को हमेशा याद रखें, समझ गए। तो साहिब बेखबर के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्योंकि ये 65 वर्ष के इसके शासन काल में क्या हो रहा है, इसके जो सामंत वर्ग के लोग हैं, इसके शासन काल में जो अमीर वर्ग के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं उनसे इनको कोई पता नहीं रहता था। ये अपना काम अपना कर रहे होते हैं, मतलब जो भी रहता ताक झाक उतना नहीं करते थे, इसलिए इनको साहिब बेखबर भी कहा जाता है, समझे बात। तो इस प्रकार बहादुर शाह प्रथम के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट रहा मैंने आपको उस पर डिस्कशन किया। जो अगला जो क्लास है बहादुर शाह प्रथम के बाद जो हमारा जहांदार शाह आएगा उस पर हमारा क्लास आपका चलेगा, ठीक है।